अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। आजकल हर जगह बात हो रही है एफबीआर की। हुकूमत हो, मीडिया हो, हर कोई बात कर रहा है, एफबीआर की परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, एफबीआर की जिम्मेदारी की बात कर रहा है। आज हम अगर देखते हैं तो इस वक्त मुल्क में रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बन गई हैं प्रोविंशियल लेवल पे। एफबीआर के पास सिर्फ फेडरल एक्साइज और इनकम टैक्स का इख्तियार रह गया है और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास जो प्रोविंशियल लेवल बनी है उनका सेल टैक्स ऑन रेवेन्यू है। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन जहाँ शॉर्ट होता है, इकॉनमी की जहाँ बात होती है वहाँ एफबीआर की बात होती है। इसमें क्या सच्चाई है, इसमें क्या हकीकत है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आज हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया ज़फ़र अजीज़ उस्मानी साहब ने, जो कि एफबीआर का हिस्सा रहे और अर्ली रिटायरमेंट लेके प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में उन्होंने जॉब की। उसके बाद 2000 के रिफॉर्म्स में कभी हिस्सा रहे और उस रिफॉर्म्स का पार्ट रहे और उस रिफॉर्म को एग्जीक्यूट करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। हम उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने वो दौर भी देखा है जब सीबीआर था और फिर एफबीआर हुआ, तो ये सफ़र जो था क्या ये सही सिम में नहीं था जब जिसकी वजह से रिफॉर्म्स आए 2000 के? फिर हम रिफॉर्म्स पे भी बात करेंगे हम। जी शुक्रिया काशिफ। ये जो आपने बात की है एफबीआर के सफ़र की, ये असल में ये सफ़र शुरू हुआ है 1922 से, पाकिस्तान बनने के पहले से। उसमें जब ये कॉलोनियल दौर था उस वक्त जो स्ट्रक्चर बनाया गया था टैक्स कलेक्शन का, वो बहुत ही एक वन ट्रैक माइंड से था। उसमें रियाया से टैक्स वसूल करना था क्राउन के लिए, जो हम महकूम थे, और हाकिमों के लिए टैक्स कलेक्ट करना था। 1947 के बाद बड़ी कोशिशें हुई कि इसको रिफॉर्म किया जाए और एक सिविलाइज्ड लेवल पे हम लेके आए। तो एक आपको पता है जो टैक्स रिफॉर्म 1979 में एक नया इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस लाया गया। कोशिश यही रही कि इसको मुताबिकत की जाए सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिहाज से। लेकिन जो चीज़ चेंज नहीं हो सकी और अभी भी नहीं है, वो माइंड सेट है जिसके तहत ये पूरा निज़ाम काम कर रहा है। वो माइंडसेट है अभी कंट्रोल और पेनलाइजिंग की बेसिस पे टैक्स कलेक्ट करने का। हम अभी लोगों से ये तवक्को करते हैं और ये चाहते हैं कि टैक्स बेस भी बढ़ जाए। ये बात तो मतलब आ गई मेरी, लेकिन जो टैक्स रिफॉर्म 2000 की हम बात कर रहे हैं और आप उसका हिस्सा रहे हैं, वो उसकी क्या, अगर कोई कुछ आप चंद बातें बता देंगे किन बेसिस पे वो रिफॉर्म लाया गया था जी, और उसके आउटकम क्या हुआ, ये जरा सा मैं नाज़रीन से अगर आप शेयर करें। उस रिफॉर्म के 5 बुनियादी जो डायमेंशंस थे। एक था सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स का, उसमें हमने टैक्स ऑर्डिनेंस रिवाइज कर दिया और काफ़ी इस्लाहात हुई और टैक्स के निज़ाम को सिंप्लीफाई कर दिया गया। दूसरा उसका था ऑटोमेशन का और टेक्नोलॉजी का, वो भी जो 2002 से जो फर्स्ट जिसको हम टार्प कहते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रोसेस, उसमें काफ़ी तब्दीलियां आईं और उसके नतीजे में सेल्फ असेसमेंट स्कीम आ गई, यूनिवर्सल ऑनलाइन सबमिशन होगी। मतलब लोगों को शायद अंदाजा ना हो, स्लोली ग्रेजुअली हम काफ़ी दूर आ गए उस दौर से जहां हम इनकम टैक्स के दफ्तर में जाके चपरासी से रिक्वेस्ट करते थे। 2000 वो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो जहां आज हम पहुंचे हैं, 2000 वो स्टार्टिंग पॉइंट था। 2002 में वो सफ़र शुरू हुआ था। उसमें कस्टम्स के स्टेज पे आपको पता है, इंपोर्ट्स में जो बिल ऑफ लेडिंग होती थी उसमें 64 सिग्नेचर्स होते थे और आया था। जी आपको याद होगा काशिफ, यू बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम आल्सो, कि पहले असेसमेंट होती थी, अब असेसमेंट नहीं होती, अब टैक्स ऑडिट होता है। इसका मतलब ये कि जो भी रिटर्न फाइल करता है उसको असेसमेंट तस्वुर किया जाता है, मां सिवाय उन रिटर्न्स के जो सिलेक्ट की जाती हैं ऑडिट के लिए। अब वहां से ये सिस्टम थोड़ा सा अगर फ्रस्ट्रेशन है और कंटिन्यू हो रही है, वो है आपके टैक्स मशीन। जरा सा मुझे उन 5 सालों में जैसे रिफॉर्म रहा तो ऑडिट नहीं हुए लेकिन रेवेन्यू टारगेट्स अचीव होते रहे, तो ये जो वजह थी, ये क्या कोई ट्रस्ट था या आपने सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया था कि लोग जो है टैक्स पूरा दे रहे थे? देखिए वो सिंसियर एफर्ट हुई थी ट्रस्ट क्रिएट करने की। लोगों को जब आपने कहा कि आप खुद अपनी असेसमेंट करेंगे और आप जो जमा करेंगे वो हम मान लेंगे, मां सवाए लिमिटेड जो ऑडिट कंप्यूटर के जरिए आएगा, वो अनफॉर्चुनेटली हमने उसी स्पिरिट में आगे नहीं चलाया। और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड टैक्स पेई, वो आज भी है। और उसकी वजह से आज आप देखें कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो 11% है, इंडिया नेक्स्ट डोर 17% है। अब अगर आप यही 6% हमारे जीडीपी का लगा दें तो इशू ये एफबीआर का नहीं है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी
इस पे हिंज कर रही है। अगर आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन निज़ाम बेहतर होता है तो पाकिस्तान की इकानमी को इतना स्पेस मिलेगा जो कि PSDP के लिए और बहुत सारी इनिशिएटिव्स के लिए हम काम कर सकेंगे। अब क्वेश्चन ये, अभी हुकूमत भी आई है, बड़ी सिंसियर एफर्ट्स कर रही है, वी नो कि हमने जो सेगमेंटेशन कर रहे हैं, टैक्स पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मसला ये है कि क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट के लिए कम हो रहा है? और एक चीज़ बताऊं आपको काशिफ, आज बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट को समझना, और वो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के जरिए कि वी हैव टू क्रिएट अ टैक्स कल्चर। अभी हमारा टैक्स कल्चर ये है कि हर शख्स अपनी अपनी जगह पे ये सोच रहा होता है कि हम टैक्स बचाएं कैसे, हम क्या करें कि ये टैक्स ना देना पड़े, कैसे छुपाएं। आपका लोगों के जहन में होना चाहिए कि हम सही टैक्स दें कैसे, ये मेरे ख्याल में एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। लोगों को जहन में ये पता चले कि जो वो टैक्स दे रहे हैं वो उनके अपने मुल्क के मफाद में, विच मीन्स उनके अपने मफाद में, उनके अपने बाल बच्चों के मफाद में, उनके आने वालों की। कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर आपकी तरफ में आता हूँ। जी, आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अंसारी है जी, और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए क्या आप बात करना चाहेंगे? जी हुजूर, आपके जो FBR का टैक्स का जो मसला है, सबसे आसान है कि हर बंदे का आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है जी जी, और इमरान खान ने कह दिया है कि आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू उसको टैक्स नेटवर्क में लाया जा सकता है। जी जी, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि FBR कहाँ से वीक हो गया? जब आपके पास नेशनल डाटा मौजूद है, एक एक बंदे का डाटा मौजूद है, किस गली में कहाँ रहता है, तो वहाँ वो यहाँ कमजोरी कहाँ से आ रही है? या तो ये खुद ही नहीं चाह रहे हैं टैक्स लेना, या अंदर उनकी नियत कुछ और ही लग रही है। ठीक है, लेकिन हमारा टैक्स का नेटवर्क बहुत अच्छा है, बस इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। ठीक है, आपकी बात आ गई, हम फिर बात करते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ये कह रहे थे जफर साहब कि ये इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, आप क्या समझते हैं इस बारे में? जफर साहब आप? अच्छा जी, इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, डेटा है इनके पास। नहीं, इन्होंने ये बहुत अच्छी बात की है। देखिए, डेटा है और जो इशू है वो पॉलिटिकल विलिंगनेस की रही है। अनफॉर्चुनेटली अभी जो आपके कॉलर साहब के आने से पहले जो मैं बात कर रहा था उसी को लिंक करता हूं इनकी कॉल से। हमारे पास वन ऑफ द फाइनेस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है नादरा का। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं इकोनॉमिक, चाहे बैंकिंग करें, चाहे हम ट्रांजैक्शंस करें, वो हमारे नादरा के NIC से कनेक्टेड है। कोई बैंक अकाउंट में नहीं खोल सकता हूं जब तक मैं CNIC ना दूं। मैं कोई ट्रांजैक्शन, ट्रैवल, स्कूल, अच्छा ये इतना बड़ा डेटाबेस मौजूद है और इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है कि वो सबको कलेक्ट मतलब ये लग रहा है ऐसा कि बाउंड्री लाइन पे प्लेयर खड़ा हुआ है लेकिन उसको खेलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हाँ, ये एक थोड़ा सा एक स्टेप बैक ले लें, आप बात सही कह रहे हैं। बात ये है कि ये कौन करेगा? ये करने के लिए आपकी असेंबली में इतनी विलिंगनेस होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ, याद रखिएगा, इस निज़ाम की इनएफिशिएंसी में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन से वो तबके हैं जिनका मफाद इसमें है कि ये सिस्टम एफिशिएंट ना हो और पूरी तरह जो डेटाबेस है वो लेवरेज और यूटिलाइज ना हो। वो हमारे बहुत से वो मफाद परस्त तबका है जो इससे फायदा उठा रहा है। उसमें टैक्स पेयर की हैसियत से हम खुद शामिल है। हम खुद चाहते हैं कि डेटा एफिशिएंट ना हो, और चाहे मैं बड़ा टैक्स पेयर हूं तो मैं चाहता हूं कि ये निज़ाम जो करंट आज चलता रहे। दूसरा काशिफ मैं आपको बताऊं, इसमें हमारी जो हुकूमत है, हुकूमतें रही हैं जिन्होंने कभी ये सोचा कि हमको वोट लेने के लिए जाना है तो हम अगर गुलबर्ग में कोई एफिशिएंट, आपके सामने मिसालें हैं जहां पे अगर टैक्स मशीनरी ने काम करने की कोशिश की तो उनको हमने सियासी तौर पर पीनलाइज कर दिया। मुझे आज भी याद है वो जो एक मैसिव सर्वे हुआ था, उस सर्वे के उसमें, और पहला मैनुअल सर्वे हुआ था, डोर टू डोर लोग गए थे, FBI की टीम गई थी और वहां से उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्रिएट की, बट वो बाद में रद्दी की टोकरी में चले गए। तो ये क्या आप क्या समझते हैं, हुकूमत की वजह से या कोई ये जो FBR ने उसको पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं किया? आपका क्या आपने काशिफ बहुत खूबसूरत मिसाल दी है। वो गली गली, दुकान दुकान और सपोर्टेड बाय हमने आर्म फोर्सेस के लिए हमारे बच्चे गए थे जिन्होंने जाकर के ये सब डेटा कलेक्ट कर लिया था। FBR में बोरियों में पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उसको हम लेके आगे चले? वहां पे पॉलिटिकल, जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैंने गुलबर्ग की मिसाल दी, आप जरा चेक कीजिएगा। वहां पे एक्चुअली ये हुआ कि जो एक्चुअल इनकम टैक्स के अमला गया तो उनको सियासी तौर पर सजा दी गई
उनके ऊपर मुकदमात बना दिए गए। तो मशीनरी को मैसेज ये मिला टैक्स पेयर को कि हमको ये ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। और ये वो है जो हमको सिविल सर्विस एकेडमी में भी जो हमारे पुराने ब्यूरोक्रेट से समझाते थे कि आप सिस्टम को चलने दें और आप इंशाल्लाह ग्रेड 22 में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, स्टेटस को आप डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। तो इस वक्त जो जंग है वो है स्टेटस को फोर्सेस की और चेंज फोर्सेस। ठीक है, हमें एक ब्रेक पे जाना। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं और बात करते हैं अपने मेहमान से। ये बात करेंगे कि कल्चर और इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, इस पर बात करते हैं, पर माइंडसेट का इशू है, इस पर बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप नंबर चल रहा है, आप भी हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं और अपनी आरा दे सकते हैं, अपना इनपुट दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को कैसे बेहतर किया है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया ज़फ़र अजीज़ उस्मानी साहब ने, इनसे बात करते हैं। तो मतलब ये जो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं रेवेन्यू के, क्या ये एफबीआर की परफॉर्मेंस को हर्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से एफबीआर के ऑफिसर जो है वो जो एक प्रॉपर काम है जिसे कहना चाहिए डेस्क ऑडिट का, वो नहीं कर पाते और उनका वो रेवेन्यू कलेक्शन में ही लगे रहते हैं और बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो? जी देखिए काशिफ, बात ये है कि हम कैसे कहते हैं कि ये टारगेट्स अनरियलिस्टिक है। आपकी जीडीपी है और बेंचमार्क है कि उसका 11% हम कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो ये है, जबकि हमारे बराबर में इकोनॉमी मेरी ग्रो नहीं कर रही और मैं 20% रेवेन्यू टारगेट इंक्रीज कर देता हूं, तो ये रियलिस्टिक नहीं होते हैं? जी, मैं अर्ज कर रहा हूं, एक उस नुक्ते नजर से देखें, इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो टारगेट को इंक्रीज करना, हम ये असम्पशन पे चल रहे हैं कि इकोनॉमी के साथ उसी प्रोपोर्शन से टारगेट टैक्स का बढ़ेगा। ठीक है। हम जो चीज मिस कर रहे हैं यहाँ पे वो ये कि इस वक्त जो हमारी कैपेसिटी है टैक्स पे करने की एग्जिस्टिंग जीडीपी पे, अस्यूमिंग कि ग्रोथ नहीं भी हो रही है, क्या हम उसका पूरा पोटेंशियल अवेल कर रहे हैं? अगर हम वो अवेल नहीं कर रहे हैं पूरा पोटेंशियल, तो इसका मतलब कहीं पे प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये कि अगर सपोजिंग कि 100 रुपीज की जीडीपी पे अगर इंडिया में 16 रुपए टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो हमारे यहाँ 11 रुपए हो रहा है, तो हमारे यहाँ 5 रुपए की मजीद गुंजाइश इसी जीडीपी में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने जीडीपी को अगर देखें तो उसका 25-26% हमारा ज़रूरी इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। अब वो 25-26% के हमने टैक्स नहीं लगाया है। सही है। तो आपका एक्चुअली इफेक्टिवली 75% ऑफ द जीडीपी जो है उसको हम कहते हैं कि आप वो टैक्स पे करेगा। ठीक है। ये एक मसला है। दूसरा मसला हमारा बहुत बड़ा जो है, जो आई एम होपिंग इंशाल्लाह बेहतर होगा, वो है आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी, जहां पे बहुत सारा पैसा, पाकिस्तान का मसला मेरे ख्याल में है ही ये टैक्स के जो नुक्ते नजर से देखें तो इनफॉर्मल इकोनॉमी, आउटसाइड द बॉक्स, वो भी बहुत पड़ा हुआ है। और वो भी आपको बताऊं, मुझे बड़े लोगों ने बताया, इस पे सजेस्ट किया कि मैं आपसे कहूं भी कि वो क्यों नहीं हमारे सारे जो बैंक के अकाउंट्स हैं वो साथ साथ एनटीएन के भी रिक्वायरमेंट रखें बैंक अकाउंट खोलने में। क्यों नहीं हमारा हर इंसान टैक्स पेयर में शामिल हो? इसलिए कि अभी हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो टैक्स का इशू है। लेकिन ये होता तो है, अब तो आ गया है बैंक अकाउंट के साथ आपको नादरा का वेरिफिकेशन। लेकिन बात ये हो रही है, जहां भी एफबीआर नोटिस देता है, जहां भी एफबीआर अगर कोई स्टेप लेने की कोशिश करता है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वहां पे कुछ फोर्सेस जो हैं वो आ जाती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ये जो फोर्सेस हैं पाकिस्तान में, ये बड़ा स्ट्रांगली प्ले कर रही हैं। अब इन नहीं, जो हमारी हुकूमत आई है, उनको किस तरह इसको डील आउट करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, आई एम वेरी होपफुल। आपको बताऊं मैं काशिफ कि ये नई जो हुकूमत है, आई नो कि शुरू की फेज से गुजर रही है, टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, अलाइनमेंट और ये चीजें हो रही हैं। अभी टीम भी इनकी थोड़ी सी एक लर्निंग कर्व से गुजर रही है। लेकिन ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी जो एडवांटेज मैं देखता हूँ पाकिस्तान के लिए, अल्लाह करे कि वो वैसे ही कायम रहे, और मैं आपको एज ए सिंसियर पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, वो ये है कि हम इस वक्त पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि जो पार्टी है उसकी पॉलिटिकल कमिटमेंट है और उसकी इंटेग्रिटी, उसकी पाकिस्तान से कमिटमेंट, स्पेशली इमरान खान और उनकी सारी टीम जो है, उनकी पाकिस्तान से कमिटमेंट में इस पर तो दो राय नहीं। लेकिन बात ये हो रही है कि टैक्स के निजाम में, जी मैं वही देखिए, बात ये है कि अगर वो कमिटमेंट है तो
टैक्स के निज़ाम में कोई दूसरी तरजीहात नहीं आ सकती। अगर मैं बिजनेसमैन हूं और अपना टैक्स लेजिस्लेशन की भी कोशिश कर रहा हूं, मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं, पहले कोशिश करता हूं कि मुझे अपनी टैक्स बचाने के साथ साथ हुकूमत चलानी है। इनकम मैं कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा टैक्स बचा करके करूंगा, मैं मजीद इन्वेस्टमेंट ब्लैक मनी से करूंगा, तो मैं कभी प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं कर सकता टैक्स की, ना सिस्टम लगा सकता हूं। लेकिन अगर मैं इन चीज़ों से डिसोसिएटेड हूं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है और यहाँ पे गवर्नेंस को बेहतर करना है, तो वो बहुत ही प्रॉमिसिंग। बैक टू एफबीआर में जो आप इस वक्त परफॉर्मेंस है, जो एफबीआर का आप काफी क्लोज इसको देखते रहे हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्शन और पॉलिसी के हिसाब से आप क्या मुतमईन है एफबीआर की परफॉर्मेंस से? क्या समझते हैं किस तरफ जाना चाहिए ये? जी डेफिनेटली मुतमईन नहीं हूं एज ए पाकिस्तानी, बिकॉज मैं ये कह रहा हूं कि हमारा पोटेंशियल बहुत है, हम पोटेंशियल से बहुत कम कलेक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टैक्स की मशीनरी को इफेक्टिव करने की। एक है टेक्नोलॉजी, जहां पे हमारी कैपेबिलिटी अभी मौजूद है, तो एक एफबीआर का निजाम जहां पे टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, जिसकी हम बात करते हैं, लिंकेज ऑफ डेटा। दूसरा बहुत बड़ा जो है वो है टैक्स की मशीनरी खुद। अब हमारी जो टैक्स की मशीनरी है वो ट्रांजिशन में है, वो कन्वेंशनल पुराने ही सोच से लोग आए, जो हमारे अफसर हैं वो उसी जहन के साथ तरबियत होकर के आए हैं। उनकी कैपेसिटी, अब मैं आपको बताऊं 3-4 चीजें बड़े आई स्ट्रांगली रेकमेंड हमारी जो टैक्स की रिफॉर्म की टीम है। पहली बात तो ये कि अगले 10 सालों के लिए इनको ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटेजिक एक प्लानिंग बनानी चाहिए कि हमको किस किस्म के किन सलाहियतों के लोग चाहिए होंगे अगले 10 साल, ताकि वो कंपैटिबल हो हमारे रिफॉर्म प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात ये कि एग्जिस्टिंग जो हमारे लोग हैं हमको उनकी सलाहियतों को असेस करना चाहिए। उसमें से वो लोग जो सीखने की सलाहियत रखते हैं, जो नए सिस्टम में एक्चुअली सिंसियरली रोल प्ले कर सकते हैं, उनको एक इंसेंटिव के तहत आगे लेकर के आना चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए। और वो लोग जो सिस्टम में, लेगेसी सिस्टम में इतना ज्यादा सोच में भी और सलाहियतों में भी इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड है, उनके लिए जरूरी है कि उनको रीडिप्लॉय करना चाहिए आउट ऑफ एफबीआर, बिकॉज एफबीआर के अंदर वो ना सिर्फ ये कि कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा स्लो कर देते हैं प्रोसेस को, रेजिस्टेंस पैदा होता है उनकी वजह से। ये मैं आपको बता रहा हूँ जाती तजुर्बे से। 3-4 साल मैंने एफबीआर का मेंबर एचआरएम रह के जो मैंने वहां लोगों को देखा, वहां पे बेहतरीन सलाहियतों के लोग हैं, बेहतरीन सलाहियतों के लोग हैं, यंगर ग्रुप है, और वहां पे फिर हमारी जो विंटेज के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया है मैनेजमेंट प्रैक्टिस में और उन चीजों में, तो हमारे लिए एक सीनियरिटी का सिस्टम चला रहा है वहां पे कि जो बैच एक स्टेज के बाद ग्रो होगा वही हो सकता है। यंगर जनरेशन में बहुत ही बासलाहियत लोग हैं, उनको हम बहुत तेजी से ऊपर लेके नहीं आ सकते, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा आम सी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को रीडिजाइन करने की जरूरत है करंट नीड ऑफ के हिसाब से? जी, मैं ये कह रहा हूं कि ह्यूमन रिसोर्स की एक 8-10 साल की एक स्ट्रेटेजिक प्लान है कि हमको कौन सी कौन सी कॉम्पिटेंसीज कैपेबिलिटीज के लोग चाहिए। हम अभी एग्जिस्टिंग असेसमेंट करें हमारे पास जो लोग हैं, और उसमें से जो काम के और जिनके अंदर सीखने की, काम करने की सलाहियत है, उनको बहुत एक्टिवली आगे लेके आना चाहिए। और उसमें वो लोग जो लगता है कि उनकी सलाहियतें, बिकॉज देखिए एफबीआर को दैट शुड बी बैक्ड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो तो पक्का है। लेकिन एक चीज दोनों है, जब देखिए जो एफबीआर में जो हमारा जो ह्यूमन एसेट है, ह्यूमन कैपिटल है, वो सीखने के लिए उनको मैंने हमेशा ये प्रोपेगेट किया है। और 2002 में भी, मैं आपको शायद याद हो, एफबीआर गवर्नमेंट का वाहिद महकमा है जहां पे हमने तनख्वाहें डबल कर दी थी, और वो मैंने कैबिनेट कमेटी को रिकमेंडेशन इसलिए की थी इस बेसिस पे कि आप एफबीआर को आम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह ट्रीट ना करें, ये एक स्पेशलाइज फंक्शन है। लेकिन ये 16 साल पहले की बात है, आज तक वो तनख्वाहें जो है वहीं कहीं घूम रही हैं। नहीं, तनख्वाह उनको आज भी मेरी मालूमात के मुताबिक, मुमकिन है मैं शायद अपडेट करेंगे कि तनख्वाहें उनकी एफबीआर की तनख्वाहें आम सिविल सर्वेंट से ज्यादा है। लेकिन उसका लिंकेज ये था कि वो लोग स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल के साथ डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। वहां पे रेजिस्टेंस आ गया। एक एमबीए टैक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम काशिफ आपको पता चलेगा, मैंने शुरू किया था आईबीए के साथ मिलकर के, जिसमें सारे जो नए हमारे आ रहे थे प्रोबेशनल सिविल सर्विस एकेडमी से, उनको हम 1 साल के लिए आईबीए में रखते थे, और उनको हम पूरा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कैश फ्लोज, फंड मैनेजमेंट, ये सब सिखाते थे, चेंज मैनेजमेंट। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली 5-6 साल बाद
वो रिवर्सल प्रोसेस में कहीं चला गया। तो वो अनफॉर्चुनेट लॉस है, बिकॉज इसको आगे ले जाना बड़ा मुश्किल होता है और वो बड़ी मुश्किल से किया था। मुझे पता है मैंने कितनी रेजिस्टेंस फेस की थी, लेकिन उसको क्यों रोक दिया गया, क्यों उसको ड्रॉप कर दिया गया। बड़े अनफॉर्चुनेट लॉसेस होते रहे हैं और जिसकी वजह से एफबीआर इस पोजीशन पे आ गया है। तो ये किस तरह इसको रोका जा सकता है? इसलिए कि देखें आज कोई अच्छी चीज होगी, कल कोई और उसको रीडू कर देगा। तो ये जो अथॉरिटी बनाने का एक काम हो रहा है और आइडिया फ्लोट किया गया, आप क्या समझते हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, आपको विद इन फेडरल गवर्नमेंट 2-3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बता देता हूं जो ऑटोनोमस काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ले लें, आई टेल यू पब्लिक सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आई हैव सीन स्टेट बैंक के अंदर है। वो काम कर रहे हैं, उनकी ऑटोनॉमी है, वो अपने ग्रेड्स उन्होंने बनाए हैं, सैलरीज वो मार्केट के लिहाज से दे रहे हैं। एंड आई टेल यू उनका आज जो फ्रेश, मैं कभी कभी इन्वॉल्व होता हूं उनके सिलेक्शन बोर्ड में, जो उनका जो सुबॉट का प्रोग्राम है, स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और YPIP का प्रोग्राम है, फ्रेश MBAs को 85,000 रुपीज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट से उठाते हैं। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, इम्तिहान में बैठते हैं, 70% से ऊपर वालों को सेलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू बोर्ड होता है। अच्छा, अब ये लोग आकर के नए माइंड और नए, एंड दे आर प्लेइंग ए रोल, लेकिन उनको हम ये नहीं कह रहे कि आपको ग्रेड 17 की तनख्वाह में बांध के रखें। इसी तरह वहां पे जो सीनियर्स हैं उनकी तनख्वाहें, अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बैंकों से मुकाबला करूं, किसी तरह कम नहीं है। ये डॉक्टर इशरत साहब ने इनिशिएट किया था, ये जो स्टेट बैंक इसी तरह की सैलरी एफबीआर में भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए आपको हाई क्वालिटी लोग चाहिए। मैंने आपको कहा सक्सेस का इन्हिसार 2 चीजों पे, टेक्नोलॉजी पे और पीपल पे। टेक्नोलॉजी की हद तक आपको पॉलिटिकल विल चाहिए टू रन इट ऑन, और पीपल की हद तक यू नीड टू हैव ए टोटली न्यू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड अप्रोच, जिसमें एक तो ये जैसे मैंने अर्ज किया कि बासलाहियत लोग रखे जाएं, आपके पास सलाहियत ये भी होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये जो अगर इसी फॉर्मेट में एफबीआर रहे और जो आपने सजेशन दिए इनको इंप्लीमेंट किया जाए तो एफबीआर विल डिलीवर मोर? एब्सोल्युटली। देखिए अगर एफबीआर को हम स्टेट बैंक के मॉडल पे ऑटोनोमस बना दें और इंडिपेंडेंट कर दें और उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग हो कि उनको क्या सैलरीज देनी है, और उनका कंपैरिजन एक आम जो सिविल सर्वेंट है जो सपोर्ट फंक्शन में काम कर रहे हैं उनसे मुख्तलिफ है, उनको वी हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग देम। मेरे हिसाब से बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंडक्ट होना चाहिए, बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को इंडक्ट होना चाहिए, बहुत सारे जो ट्रेजरी मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आना चाहिए यहाँ पे। हमारे यहाँ अभी यहाँ पे हेडकाउंट कैसे पूरा हो रहा है, वही सिविल सर्विस के इम्तिहान से, जहां से डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, इंजीनियर भी आ रहे हैं, मास्टर्स इन लिटरेचर भी आ रहे हैं, मास्टर्स इन हिस्ट्री भी आ रहे हैं। आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर वेरी गुड पीपल, हाईली टैलेंटेड पीपल, बट दिस इज नाउ अ वेरी स्पेशलाइज्ड फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, मतलब आपको कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उस लेवल पे रहनी चाहिए, जो असल काम है जो जिसको एफबीआर करना चाहिए। जो जी आपको बताऊं, जैसे अगर कंपेयर करें हम कॉर्पोरेट सेक्टर से, तो उसमें आप ये डिफाइन करते हैं कि इस जॉब को करने के लिए मुझे किन सलाहियतों के लोग चाहिए। जब आप वो डिफाइन कर लेते हैं तो आप उन सलाहियतों को लोगों को लेके आते हैं, इंडक्ट भी करते हैं, फ्रेश भी, मार्केट से भी लेके आते हैं, उनको आप फिर वैसी ही सैलरीज देते हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट काशिफ, अगर आप देखें उनको बिजनेस गोल्स देते हैं और गोल्स की अचीवमेंट में उनको बहुत अच्छे बोनसेस मिलते हैं, बोनसेस लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस। और ये एफबीआर हैज टू बी ए वेरी वाइब्रेंट, I think one of the most vibrant arms of the federal government. It has to work with full energy. It has to work with high quality professionals. जो हमारे existing लोग हैं उनको हमको मजीद फाइनेंशियल और मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, लीडरशिप कैपेबिलिटीज दिला के। आजकल दफा एक और इशू हो गया है कि एफबीआर के जो मामलात हैं उसमें FIA और NAB को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन कि ये जो है लॉन्ग होगा टैक्स निज़ाम को बेहतर करने के लिए, या ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ाएगा? ये देखिए जो नैब का ताल्लुक है वो एफबीआर के एक लेगेसी सिस्टम से आ रहा है। वहां पे करप्शन की कोई कहानियां वैसी हैं जैसे पूरे पाकिस्तान में, मतलब कोई मुख्तलिफ नहीं समझा जा सकता। आज हम ये नहीं कह सकते कि इस बिहार इस करप्ट पूरे सिस्टम में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, तो नैब का वो रहेगा। लेकिन स्टेट बैंक में क्यों नहीं नैब जाकर के इस तरह कर रहा होता है? इसलिए कि वो प्रोफेशनल है। वहां पे उन्होंने कल्चर एक बना दिया है जिसमें प्रोफेशनलिज्म पे फोकस है, जहां पे इंटेग्रिटी पे फोकस है। मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं उनके, और वहां पे ये कोई सोच नहीं सकता, पता नहीं होता होगा, शायद ह्यूमन है, सोसाइटी तो होती नहीं है। स्टेट बैंक इज अ करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि वही स्टेट, वही रुतबा
वही इज्जत एफबीआर की होनी चाहिए कि इट्स वी कांट से कि एफबीआर इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, वी आल्सो आजकल जो प्रोपोगेशन हो रही है वो लग रहा है कि एफबीआर ही एक इदारा है जिसने सारे बिगाड़ का जिम्मेदार हुआ है। देखिए, एफबीआर इज नॉट द ओनली ऑर्गेनाइजेशन which is unfortunately blamed of poor governance and corruption। मुल्क के तकरीबन काफी इदारों में है, लेकिन अब जो होप बन रही है वो ये कि जो मोर एग्रेसिव अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम आ रहा है उसमें, और एफबीआर को फिर मैं कहता हूँ कि सारी हुकूमत की मशीनरी में ये आपका ब्रेड अर्नर है जी, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सही नहीं करेंगे तो बाकी जो सारे एजुकेशन है, हेल्थ है, तमाम वो चीज़ें जो हम आवाम के लिए करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डेवलपमेंट है, डैम्स बनाने हैं, ये सारा कुछ उस वक्त होगा जब आपके पास रेवेन्यू होगा। और आपका पहला काम ये है कि अपने रेवेन्यू के सिस्टम को सही करें, और उसके लिए वंस अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स के अलावा यू हैव टू एड्रेस योर पीपल, यू हैव टू हैव आई थिंक यू हैव अ पॉइंट। ये 18th अमेंडमेंट के बाद हम देखते हैं कि ये स्प्रेड हो गया है प्रोविंसेस में सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। अब इससे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो गई हैं, लोगों की कंप्लाइंसेस के बहुत बड़े इशू हो गए हैं। तो जो आपने 2000 में रिफॉर्म लाए थे, आपने ये सोचा था कि इस तरह की सूरत, ये आप समझते हैं कि ये उस वक्त सोचा नहीं है, 18th अमेंडमेंट लाते हो सोचा नहीं किया कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, स्पेशली रेवेन्यू मैटर्स में जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। 18 जो सेल्स टैक्स है, इट हैज ऑलवेज बीन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंशियल हेड, ठीक है ना। तो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट इसलिए करती थी कि उनको कहते थे हमारे पास मशीनरी है, सलाहियतें हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास सलाहियतें और मशीनरी नहीं थी। अब उस पर काम शुरू हो रहा है। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि जो सिंध की जो रेवेन्यू है इसमें हमारे फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आ रहे हैं जो लीड कर रहे हैं इसको, जो एडवाइजर है मुश्ताक कादमी, ही इज माई बैचमेट, और बड़ा अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। सिंध की हद तक तो मैं बता सकता हूँ। अब पॉइंट ये है कि इसको अगर हम ये सोचें कि ये मशीनरी थोड़ा सा टाइम लगेगी इसके अंदर वो सलाहियत आने की और उसकी कैपेबिलिटी को बिल्ड करने की, लेकिन इस ट्रांजिशन पीरियड में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी वही ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, वही कमिटमेंट चाहिए होगी जो फेडरल गवर्नमेंट की है। बिटवीन द प्रोविंसेस हार्मोनाइजेशन मिसिंग है, दैट्स अ ड्रॉबैक। बिकॉज आप ये देखें कि लोग एज अ टैक्स पेयर, मैं उसके एंगल से देख रहा हूँ, उसके लिए बड़ा मसला है कि वो अगर कोई चीज ऐसा काम कर रही है तो पंजाब भी उसको नोटिस दे रहा है, सिंध भी उसको नोटिस दे रहा है, क्लैरिटी नहीं है। ये चीज बड़ी एक अभाव है जी। बिल्कुल बिल्कुल देखें, इसका ये है कि ये तो बड़ा मैनेजेबल है ना। अगर इन्हीं प्रोविंशियल अथॉरिटीज की एक कोई कोऑपरेटिव एक कोई सेंट्रल इनकी आपस में इनकी ही मेंबर्स की मिला करके एक कोऑर्डिनेशन यूनिट बन जाए तो बहुत सिंपल काम है। ये तो मुश्किल नहीं है कि पंजाब के, सिंध के, केपीके के और बलूचिस्तान के जो रेवेन्यू के जो हेड्स हैं वो जैसे हमारी इंटर प्रोविंशियल मीटिंग होती है उस तरह इंटर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की भी एक कमेटी बन जाए और वो जो काम करें आपस में मशवरा करके एक दूसरे को इन्फॉर्म करके करें। दैट्स अ वेरी स्मॉल सिंपल प्रॉब्लम। इशू ये है कि दो काम प्रोविंशियल लेवल पे बहुत जरूरी हैं। एक तो उनको वही लेवल ऑफ गवर्नेंस लाना पड़ेगा जो फेडरल गवर्नमेंट की लेवल का है, दूसरा उनको बड़ी तेजी से सलाहियत और कैपेबिलिटी अपने प्रोविंस, अगेन आप देखें अगर प्रोविंस में देखें तो ये सिंध जो सेल्स टैक्स वाले हैं इनको आप दूसरे सारे जो लैंड रेवेन्यू और इधर उधर से जो दूसरे छोटे डिपार्टमेंट, छोटे तो नहीं बहुत अहम डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ इनको टेक्निकली डिफरेंट लेवल पे होना पड़ेगा। दे हैव टू बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, दे हैव टू बी टेक्निकली क्वालिफाइड। तो ये बड़ी तेजी से इनको लेके ऊपर आने के लिए अभी फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज ए ग्रेट थिंग एंड आई एम श्योर कि गोइंग फॉरवर्ड भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये सेल्स टैक्स का जो मसला है ये इनडायरेक्ट टैक्स का, हमारे जो फेडरेशन का जो मसला है फेडरल गवर्नमेंट का वो है डायरेक्ट टैक्स रेशियो भी हमारा बहुत कम है। हमारे जो टैक्स पेयर बेस है वो 200 करोड़ के लिहाज से पैथेटिक है। और वो क्यों है? वो इसलिए कि जो हमने अपनी पूरी मशीनरी को इफेक्टिवली लेवरेज नहीं कर पाए, ना हमने टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया इफेक्टिवली, ना हम उसके साथ अपने लोगों को पूरी तरह इस्तेमाल कर पाए हैं। वही सिस्टम वही कॉलर से बात करें। जी आप बताएं आपका नाम क्या और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अब्दुल मनान है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी बताइए मनान साहब। जी मैंने ये बताना है कि अभी ये प्रोग्राम चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है प्रोग्राम टैक्स के बारे में, लेकिन मैं इतना टैक्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये बातें मैंने सुन के एक आइडिया अपना लिया है। जी
जी आप बताइए। साहब आपकी आवाज नहीं आ रही जी। चले मनान साहब ने ज्वाइन किया, आप फिर आप फोन कर सकते हैं हमें किसी और प्रोग्राम में, हम अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। जी जफर साहब, आप अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो आपके ख्याल में नट शेल में हम 3-4 बातें अगर कर लें तो हम इसको सम अप करते हैं। जी पहला पॉइंट कमिटमेंट, ठीक है, और इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड लीडरशिप कमिटमेंट unequivocal for several years. Okay. Second point, टेक्नोलॉजी जी कांस्टेंट एक प्रोग्राम लेके आए आप जी, एक विजन होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और रोड मैप पे फिर कोई इधर उधर ना करे उसको। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपकी जो टेक्नोलॉजी और डेटाबेस इस वक्त मौजूद है पूरा, उसकी बेहतरीन इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। हम शायद 30% पोटेंशियल हमें इस्तेमाल करना चाहिए जी। और तीसरा जो है हमारे टैक्स के अपने जो लोग हैं, द ह्यूमन रिसोर्स इन द टैक्स डिपार्टमेंट, उसके लिए स्ट्रेटेजी, उसके लिए डायरेक्शन, उसके लिए रिवॉर्ड सिस्टम, उसका इंडक्शन, उसकी ट्रेनिंग, ये बहुत मुख्तलिफ अंदाज से इसको लेके आगे चलना है। बहुत शुक्रिया जफर उस्मानी साहब, आज जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की प्रायर टू टैक्स ईयर 2000, उसके बाद की बात की, और फ्यूचर की बताया कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह हुकूमत आगे जा सकती है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, FBI में कोई तब्दीली लानी है, कोई रिफॉर्म लाना है, उनको ऑन बोर्ड लें, उनके साथ डिस्कशन करें, और ताकि एक कंप्लीट और जामे पॉलिसी बन सके और फिर पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम आगे बढ़ सके। मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान, इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।